नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन मामलों में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों को बरकरार रखा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षमकारी अवसंरचना लागत हेतु बजटीय सहायता की योजना में संशोधन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की। नीति आयोग ने भविष्य की महामारी से निपटने की तैयारियों पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की। रिसोर्सिंग द एनर्जी ट्रांजिशन प्रिंसिपल्स टू गाइड क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स टुवर्ड्स इक्विटी एंड जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दी। ये कवर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिया जाएगा। इस नई योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस योजना के विस्तार से जुड़े अहम बिंदुओं को। सबसे पहले बात करते हैं पात्रता मानदंडों की। इस योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, इसके लिए योग्य होंगे। अब बात करते हैं दिए जाने वाले लाभ की। वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य कवर मिलेगा। खास बात यह है कि जो लोग पहले से ही ABPMJAY के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपने परिवार के मौजूदा कवर से अलग अतिरिक्त 5 लाख रुपए का टॉपअप भी मिलेगा। साथ ही पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग कार्ड भी जारी किया जाएगा, जिससे योजना का लाभ उठाना और भी आसान हो जाएगा। और अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पहले से ही किसी अन्य लोक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा रहा है, तो उसे भी यह विकल्प मिलेगा कि वह ABPMJAY या अपनी मौजूदा योजना को चुन सकता है। यहाँ तक कि जो वरिष्ठ नागरिक निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, वे भी ABPMJAY के लाभों के लिए पात्र होंगे। अब बात करते हैं ABPMJAY योजना के बारे में। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आती है और आयुष्मान भारत मिशन के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत 12 करोड़ परिवार यानी लगभग 55 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC का लक्ष्य हासिल करना। इस योजना के तहत द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। साथ ही अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और भर्ती के बाद के 15 दिनों तक के खर्च जैसे डायग्नोस्टिक्स और दवाइयों को भी कवर किया जाता है। और यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। और अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य योजनाओं की। अटल वयो अभ्युदय योजना, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर लक्षित है। वहीं सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी SAGE पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से संबंधित उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर रीएम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी या सेक्रेड पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से जोड़ने में मदद करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन मामलों में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों को बरकरार रखा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जसीला शाजी बनाम भारत संघ मामले 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों को उचित ठहराया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना। खबर के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का कारण जानने का अधिकार है। साथ ही उसे ऐसी हिरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने का भी अधिकार है। आपको बता दें कि यदि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करने में विफलता या देरी होती है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करने के बराबर होगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 22(5) में यह भी अनिवार्य किया गया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र उन आधारों के बारे में सूचित करना होगा जिन आधारों पर उसे हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के आदेश के खिलाफ अपना पक्ष रखने हेतु यथाशीघ्र अवसर प्रदान करना चाहिए।
आइए अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 22(3) प्राधिकारियों को लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने जैसे निवारक कारणों से व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। इसके अलावा भारत का संविधान प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करता है। इन प्रावधानों में पहला प्रावधान यह है कि कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। 3 माह से अधिक अवधि तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के लिए सलाहकार बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरे प्रावधान के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाना चाहिए और अंतिम प्रावधान के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। खबर के अंत में प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े कानून के बारे में जान लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। अगला है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। इसके बाद है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम यानी कोफपोसा एक्ट 1974 और अंत में कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम यानी PBM SECA 1980। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षमकारी अवसंरचना लागत हेतु बजटीय सहायता की योजना में संशोधन को मंजूरी दी। इस कदम का उद्देश्य जल विद्युत परियोजनाओं यानी HEP को त्वरित विकास करना है, विशेषकर दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना स्थलों की अवसंरचना में सुधार करना। आपको बता दें, भारत में जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षमकारी अवसंरचना लागत हेतु बजटीय सहायता की योजना को विद्युत मंत्रालय ने 2019 में शुरू किया था। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपाय भी अपनाए थे। इस योजना के तहत प्रमुख बांध, बिजली घर और अन्य परियोजना संबंधी अवसंरचनाओं को निकटतम राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं संशोधित योजना के बारे में। इस योजना के तहत लगभग 31,350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता के लिए 12,461 करोड़ रुपए का कुल आवंटन किया गया है। योजना की कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर वित्तीय वर्ष 2031-32 तक होगी। जो सबसे बड़ा बदलाव है वो यह है कि इस योजना का विस्तार अब सड़कों और पुलों के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइंस, रोपवे, रेलवे, साइडें और संचार अवसंरचना के निर्माण की लागत को भी शामिल किया गया है। पात्रता की बात करें तो इसमें निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं यानी PSP और 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली सभी जल विद्युत परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। तो अब सवाल ये है कि जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। इसके जवाब में सरकार ने 25 मेगावाट से अधिक बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित किया है। साथ ही जल विद्युत खरीद दायित्व यानी हाइड्रो पावर परचेज ऑब्लिगेशंस HPOs अपनाए गए हैं, जिनके तहत संस्थाओं को जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली खरीदना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा जल विद्युत शुल्क को कम करने के लिए प्रशुल्क युक्तिकरण उपाय लागू किए जाएंगे। साथ ही बाढ़ नियंत्रण एवं जल भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं को भी बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन जैसा कि हर बड़ी योजना के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, वैसे ही जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में भी कई बाधाएं सामने आती हैं, जिनमें से कुछ वित्तीय बाधाएं मौजूद हैं, क्योंकि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही इनमें शुरुआती लागत भी अधिक होती है और पहाड़ी क्षेत्रों, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में निर्माण के दौरान भूवैज्ञानिक चिंताएं पैदा हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये परियोजनाएं दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं, जिससे विद्युत पारेषण संबंधी समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की जरूरतों के कारण सामाजिक मुद्दे भी अक्सर सामने आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। प्रधानमंत्री ने नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की। हाल ही में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन APMC संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की समाप्ति पर दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। ध्यान देने वाली बात है कि APMC अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन यानी ICAO की 80वीं वर्षगांठ भी मना रहा है।
एपीएमसी का आयोजन भारत के नागर विमानन मंत्रालय और ICAO द्वारा किया गया था। खबर की शुरुआत में दिल्ली घोषणा पत्र के अंतर्गत प्रमुख प्रतिबद्धताएं जान लेते हैं। पहला है नागर विमानन पर एशिया और प्रशांत मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र की पुष्टि या बीजिंग घोषणा, राज्य सुरक्षा कार्यक्रम और एशिया या प्रशांत निर्बाध वायु नेविगेशन सेवा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना। अगला है विमानन सुरक्षा एवं संरक्षा के तहत वैश्विक विमानन सुरक्षा योजना के आकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके अलावा लैंगिक समानता को हासिल करने के लिए आवश्यक उपाय करना। इसके बाद है विमानन पर्यावरण संरक्षण, जिसके अंतर्गत विमानन के उत्सर्जन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय वायु कानून संधियों का अनुसमर्थन करना, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय में संशोधनों का अनुसमर्थन करने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को प्रोत्साहित करना। अब भारत में नागर विमानन क्षेत्र के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है और वर्तमान में डोमेस्टिक सेगमेंट में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में विमानों की संख्या 800 से अधिक है तथा हवाई अड्डों की संख्या तेजी से बढ़कर 157 हो गई है। लैंगिक समानता के संदर्भ में देखें तो भारत में 15% पायलट महिलाएं हैं, जबकि वैश्विक औसत 5% है। विमानन क्षेत्र के लिए मौजूद योजनाओं में क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS, उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान, डिजी यात्रा, कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राथमिकता देने हेतु ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति 2008 आदि योजनाएं शामिल हैं। खबर के अंत में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन यानी ICAO के बारे में जान लेते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो इसे शिकागो कन्वेंशन के आधार पर 1944 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसमें भारत सहित 193 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ICAO का विजन वैश्विक नागर विमानन प्रणाली का सतत विकास हासिल करना है तथा इसका मिशन नीतियां और मानक विकसित करना, अनुपालन का निरीक्षण करना तथा सदस्य देशों एवं हितधारकों के साथ सहयोग स्थापित करना है। प्रमुख समझौतों या पहलों की बात करें तो इनमें अंतर्राष्ट्रीय विमानन हेतु कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना यानी COR SIA, दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्य यानी LTAG आदि शामिल है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। नीति आयोग ने भविष्य की महामारी से निपटने की तैयारियों पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में न केवल कोविड-19 महामारी के दौरान सामने आई चुनौतियों का जिक्र किया गया है, बल्कि आने वाली महामारी से निपटने के लिए व्यापक रणनीति भी पेश की गई है। सबसे पहले रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भविष्य में जूनोटिक यानी जानवरों से फैलने वाले रोगों का खतरा बढ़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ अप्रोच अपनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का समन्वित दृष्टिकोण शामिल है। अब बात करते हैं कोविड-19 के दौरान सामने आई प्रमुख समस्याओं की। सबसे पहले है कानूनी समस्याएं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और महामारी रोग अधिनियम EDA के प्रावधान लोक स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। दूसरा है निगरानी और डेटा प्रबंधन। कई डेटा स्रोतों को अच्छी तरह से एकीकृत नहीं किया गया था, जिससे निर्णय लेने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। और आखिरी है अनुसंधान और नवाचार। अनुसंधान संस्थानों को औषधि उद्योगों से नहीं जोड़ा गया था। इस वजह से जांच और टीकों को तेजी से विकसित करने में समस्या आई थी। अब इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की गई हैं। बात करें गवर्नेंस की तो लोक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम यानी PHEMA बनाने की जरूरत है। इससे महामारी के अलावा गैर संचारी रोगों, आपदाओं और जैव आतंकवाद जैसी लोक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। महामारी से निपटने की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया यानी PPER पर सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। साथ ही एक विशेष PPER कोष की स्थापना की जानी चाहिए ताकि आपात स्थितियों में तत्काल संसाधन उपलब्ध हो सके। डेटा प्रबंधन, निगरानी और प्रारंभिक पूर्व अनुमान चेतावनी में अच्छी तरह से एकीकृत मजबूत निगरानी नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है।
प्रारंभिक पूर्व अनुमान के लिए एक ठोस मॉडलिंग और पूर्व अनुमान नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए। अनुसंधान और नवाचार की बात करें तो नई प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकियों और वैक्सीन विकास के लिए एक नवाचार संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। मानव संसाधन कौशल विकास पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि जिन क्षेत्रों में कमियों की पहचान की गई है उन्हें दूर किया जा सके। इसके अलावा रिपोर्ट में स्थानीय और वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत में पहले से मौजूद फ्रेमवर्क का भी जिक्र किया गया है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय के रूप में प्रविष्टि 6 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 29 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने वाले संक्रामक या संचारी रोगों की रोकथाम के लिए कानून बनाने का अधिकार देती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने हेतु देशों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। महामारी रोग अधिनियम 1897 एपिडेमिक या पेंडेमिक से निपटने पर मुख्य कानून है। वहीं एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम रोगों के प्रसार की निगरानी के लिए प्रावधान करता है। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। रिसोर्सिंग द एनर्जी ट्रांजिशन प्रिंसिपल्स टू गाइड क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स टुवर्ड्स इक्विटी एंड जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स यानी CETM पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व में गठित पैनल ने जारी की है। यह पैनल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करने हेतु गठित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CETM वे खनिज होते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण, उत्पादन, वितरण और भंडारण के लिए आवश्यक हैं। इनमें दुर्लभ भूखनिज तांबा, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, सेलेनियम आदि शामिल हैं। हालांकि वर्तमान समय में विश्व जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ट्रांजिशन कर रहा है, इसलिए CETM की मांग 2030 तक 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। आइए अब रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। रिपोर्ट में नवीकरणीय क्रांति को सफल बनाने के लिए न्याय और समानता में 7 मार्गदर्शक सिद्धांत तथा 5 कार्रवाई योग्य सिफारिशें की गई है। आपको बता दें कि मार्गदर्शक सिद्धांत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि CETM की बढ़ती मांग से कमोडिटी पर निर्भरता को बढ़ावा मिलने, भू राजनीतिक तनाव व पर्यावरणीय एवं सामाजिक चुनौतियों के बढ़ने तथा एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में प्रयासों के कमजोर होने का जोखिम है। ध्यान देने वाली बात है कि कार्रवाई योग्य सिफारिशों में कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं, जैसे उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह, CETM मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक लाभ साझाकरण, मूल्य संवर्धन और आर्थिक विविधीकरण में तेजी लाने की सिफारिश की गई। इसके अलावा वैश्विक ट्रेसेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही फ्रेमवर्क, संपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला के साथ यह फ्रेमवर्क जरूरी है। साथ ही ग्लोबल माइनिंग लेगेसी फंड, खदान बंद करने और पुनर्वास के लिए वित्तीय आश्वासन तंत्र को मजबूत करने हेतु सिफारिश। इसके अलावा कारीगरों और छोटे पैमाने के खनिकों को जिम्मेदारी पूर्ण खनन के लिए सशक्त बनाने वाली पहले शुरू की जा सकती है। और अंत में उपभोग को संतुलित करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए मटेरियल एफिशिएंसी और सर्कुलेटरी लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। खबर के अंत में 7 मार्गदर्शक सिद्धांत क्या क्या है ये जान लेते हैं। पहला सिद्धांत है खनिज मूल्य श्रृंखला के केंद्र में मानवाधिकार होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत पृथ्वी की अखंडता, पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा की जानी चाहिए। तीसरा सिद्धांत खनिज मूल्य श्रृंखला का आधार न्याय और समानता होना चाहिए। चौथा सिद्धांत विकास को लाभ साझाकरण, मूल्य संवर्धन और आर्थिक विविधीकरण के माध्यम से पोषित किया जाना चाहिए। पांचवा सिद्धांत निवेश, वित्त पोषण और व्यापार जिम्मेदारी पूर्ण व पारदर्शी होना चाहिए। छठा सिद्धांत बेहतर गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार रोधी उपाय अपनाए जाने चाहिए। और सातवां सिद्धांत वैश्विक कार्रवाई बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित होना चाहिए। साथ ही शांति व सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है मेक्सिको। इस देश की राजधानी है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया, इसलिए इस देश के बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ के भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। स्थलीय सीमाओं की बात करें
तो इसकी सीमाएं उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व में ग्वाटेमाला व बेलीज से लगती हैं। इस देश की समुद्री सीमाएं पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर, पूर्व में मेक्सिको की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व में कैरेबियन सागर से लगती है। यहाँ के भौगोलिक विशेषताओं पर नजर डालें तो यह रिंग ऑफ फायर में स्थित देशों में से एक है। रिंग ऑफ फायर में ज्वालामुखी उद्गार या विस्फोट होते रहते हैं तथा भूकंप आते रहते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां रियो ग्रांडे, कोलोराडो आदि हैं। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, जो कि रॉकी पर्वत का विस्तार है। इस देश का सबसे ऊंचा पर्वत पिको डी ओरिजाबा है, जिसे पॉपोकेटिपिटल से भी जाना जाता है। यहाँ सोनोरन मरुस्थल पाया जाता है, जो मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में स्थित सबसे गर्म रेगिस्तान है और यह 4 अमेरिकी रेगिस्तानों में से सबसे अधिक जैविक रूप से समृद्ध मरुस्थल है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केरल राज्य मंत्रिमंडल ने 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। संविधान का अनुच्छेद 243(1) राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक वित्त आयोग गठित करने का अधिकार देता है। साथ ही राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान NIMI ने हाल ही में ITI प्रशिक्षुओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए YouTube चैनल्स लॉन्च किए हैं। NIMI को 1986 में भारत सरकार ने केंद्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान के नाम से अधीनस्थ कार्यालय के रूप में स्थापित किया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अधिकृत शेयर पूंजी को 10 गुना बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी। स्टॉक एक्सचेंज एक केंद्रीकृत बाजार होता है जहां निवेशक स्टॉक, बॉन्ड और डेरिवेटिव जैसी प्रतिभूतियां खरीदते व बेचते हैं। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान PFI के रूप में अधिसूचित किया है। केवल उन संस्थानों को PFI के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है जो किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित हो या जिनकी कम से कम 51% पेडअप कैपिटल केंद्र या राज्य सरकार के पास हो। भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह के 5वें संस्करण में भाग ले रही है। अभ्यास अल नजह 2015 से प्रत्येक 2 वर्षों पर भारत और ओमान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है, जिससे 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों में संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। यह उड़ान परीक्षण भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया था। दिल्ली सरकार 5000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर जैव अपघटक का छिड़काव करने की तैयारी कर रही है। यह पराली दहन का एक विकल्प है। इस जैव अपघटक को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने विकसित किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।